Assalamu alaikum. Today the topic of our discussion is descending and ascending loop of Henle. Combinedly they are loop of Henle. तो सबसे पहले क्या है कि हम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, लेकिन हम इसको नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आज जो मेन हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब जो हमारे पास है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इसमें कौन से चैनल्स प्रेजेंट होते हैं और ये किन की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो हमारे पास जो है असेंडिंग लिप में ये हमारे पास सिर्फ एक्वापोरेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, और इधर जो है वो कोई भी आयन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। तो यहाँ पे ना तो कोई आयन एब्जॉर्ब होता है ना ही उसकी ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये सिर्फ क्या करते हैं, वाटर की ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करते हैं, जिसके लिए यहाँ पे एक्वापोरेंस प्रेजेंट होते हैं। ये एक्टिवेट करते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म को, ताकि जो ऑस्मोलैरिटी है वो हमारे पास मेंटेन रहे। लेकिन ये हमारे पास जो है वाटर की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, तो हम इसको नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो रिदम चल रहा है नेथ्यूरेटिक्स का, वही हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें मेन हमारे पास क्या है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये सेल्स जो है ये हमारे पास क्या है, यूनिक सेल्स हैं। क्यों यूनिक है? क्योंकि ये जो है वो हमारे पास इम्परमिएबल हैं वाटर की मूवमेंट को, ये वाटर की मूवमेंट को कंट्रोल नहीं करते, और ये क्या है, अपोजिट है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से, और ये सिर्फ जो है वो आयन की ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करते हैं। मतलब जो डिसेंडिंग है वो वाटर की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, और असेंडिंग जो है वो आयन की ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। और यहाँ पे क्या है, एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन जो होती है आयन्स की वो होती है, और इन पे कितने परसेंटेज, कितनी प्रोपोर्शन इन्वॉल्व है रीएब्जॉर्प्शन की, वो है 15 to 20% या फिर 25%। और इसमें कौन कौन से आयन्स रीएब्जॉर्ब होते हैं, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, और हमारे पास मैग्नीशियम भी होता है यहाँ पे, और हमारे पास क्लोराइड आयंस भी होते हैं जो कि रीअब्सॉर्ब होते हैं ब्लड में। अब सबसे पहले इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करने से पहले हमारे पास ज़रूरी है कि हम असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की फिजियोलॉजी को डिस्कस करें, ताकि जो हमारे पास मैकेनिज्म है वो अच्छे से समझ आ सके। तो हमारे पास फिजियोलॉजी क्या है, ये हमारे पास थिक असेंडिंग लिम्ब है, और यहाँ पे ये हमारे पास कौन सी सरफेस है, एपिकल सरफेस है, जो कि हमारे पास क्या है, यूरिन को फेस कर रही है या फिर ल्यूमेन को। और ये हमारे पास क्या है, बेसोलेटरल सरफेस है, जो कि हमारे पास ब्लड को या फिर इंटरस्टिशियम को जो है वो फेस कर रही है। और ये हमारे पास इंट्रासेलुलर सेल है। तो ये होगी हमारे पास एपिकल सरफेस, ये हमारे पास सेल की सरफेस है, और ये हमारे पास बेसोलेटरल सरफेस है। अब सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हमारे पास ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है। इसको क्या कहते हैं, हमारे पास NKCC2। अब इसका ये किसका एब्रीविएशन है, N फॉर सोडियम, K फॉर पोटाशियम, एंड C इज द डाइक्लोराइड। डाइक्लोराइड है, ये हमारे पास डाइक्लोराइड ट्रांसपोर्टर है। तो इसका क्या नाम हो गया, सोडियम पोटाशियम डाइक्लोराइड ट्रांसपोर्टर और सिम्पोर्टर। और सिम्पोर्टर क्या कहते हैं, सिम्पोर्टर जो कि सेम डायरेक्शन में जो है वो हमारे पास आयंस को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होते, लाइक यहाँ पे है, बल्कि ये इसकी डायरेक्शन यहाँ पे, तो ये हमारे पास एंटीपोर्टर है, लाइक अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास सिम्पोर्टर है और ये हमारे पास एंटीपोर्टर है। इसका क्या नाम हो गया, सोडियम पोटाशियम डाइक्लोराइड ट्रांसपोर्टर, यहाँ पे सिम्पोर्टर। और ये किसकी को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, सोडियम को भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, पोटाशियम को भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और क्लोराइड आइंस की भी हैं, 2 क्लोराइड आइंस है, इसकी वजह से डाइक्लोराइड है, तो इसको भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, एपिकल सरफेस पे। और इनका क्या वर्क है कि ये सोडियम की भी, पोटाशियम की भी और क्लोराइड आयन की भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब इसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, ATPase पंप। अब इसका क्या वर्क है, ये हमारे पास अब सोडियम पोटाशियम ATPase पंप क्या करता है, ये हमारे पास एंटीपोर्टर है, लाइक पीछे आपको बताया कि इनके अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये एंटीपोर्टर के तौर पे काम करते हैं, और ट्रांसपोर्ट करते हैं सोडियम को सेल से टू द ब्लड, एंड इन एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट पोटाशियम फ्रॉम ब्लड टू द सेल। इट इज प्रेजेंट ऑन बेसोलेटरल सरफेस। अब ये देख ले यहाँ पे क्या हुआ है कि अब इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे जो सोडियम आया था यहाँ पे सेल के अंदर, अब उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे ब्लड की तरफ, और जो पोटाशियम हमारे पास ऑलरेडी ब्लड में प्रेजेंट है उसको इंटरस्टिशियम में करेंगे ट्रांसपोर्ट। अब ये एंटीपोर्टर है, इन एक्सचेंज काम कर रहे हैं कि सोडियम उधर जा रहा है और पोटाशियम जो है वो इधर आ रहा है।
अब इसके बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं, ये एक ट्रांसपोर्टर हो गया और दूसरा क्या है, पोटाशियम क्लोराइड सिम्पोर्टर। अब ये कौन सा सिम्पोर्टर है हमारे पास, ये वाला आ गया पोटाशियम क्लोराइड सिम्पोर्टर। अब ये भी सेम डायरेक्शन पे कर रहे हैं काम, तो हम इसको सिम्पोर्टर कहेंगे। अब इसका क्या वर्क है कि ये हमारे पास ये भी पोटाशियम हमारे पास है प्रेजेंट, और ये वाला जो पोटाशियम है ये भी हमारे पास यहीं पे प्रेजेंट हो गया। अब ये दोनों जो पोटाशियम है इसकी एक्सक्रीट ट्रांसपोर्ट करेंगे ब्लड की तरफ, और क्लोराइड, ये वाला जो क्लोराइड हमारे पास प्रेजेंट है सेल में, वो भी उसकी भी ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि तीनों की रीएब्जॉर्प्शन हो चुकी है, सोडियम की भी होगी यहाँ पे, पोटाशियम की भी हो गई यहाँ पे, और क्लोराइड की भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगी। अब इनकी रीएब्जॉर्प्शन के बाद हम क्या देखते हैं, हमारे पास एक और फैक्टर है, वो क्या है, चीट डोर, या फिर हम क्या कहते हैं, पोटाशियम चैनल। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे एक और ट्रांसपोर्ट प्रेजेंट है, लाइक उसको चीट डोर भी कहते हैं। तो जितना भी हमारे पास पोटाशियम जो है वो ट्रांसपोर्ट है, लेकिन कुछ अमाउंट जो है वो हमारे पास जो है पोटाशियम की, वो वापस जो है वो यूरिन में ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। अब कोई भी चीज़ हो रही है उसका कोई ना कोई बेनिफिट तो ज़रूर है कि वो हो क्यों रहा है वर्क। अब ये जो है वो हमारे पास पोटाशियम जो है वो दोबारा से यूरिन में आएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास मैग्नीशियम भी प्रेजेंट है और कैल्शियम भी प्रेजेंट है। अब इनका तो हमारे पास कोई ट्रांसपोर्टर ऐसा प्रेजेंट नहीं है, लाइक इधर ना ही एपिकल सरफेस पे ना ही बेसोलेटरल सरफेस पे है। तो ये कैसे इनकी रीअब्जॉर्प्शन होगी, तो ये पोटाशियम जो है वो इन्हीं की ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे आया है। अब ये देख ले, यहाँ पे एरो शो किया गया है कि ये पैरालेटरल सरफेस जो है, पैरासेलुलर सरफेस जो है, दो सेल के बीच में जो सरफेस होती है उसके थ्रू जो है वो इनकी रीअब्जॉर्प्शन होगी। पोटाशियम जो है वो पोटेंशियल के तौर पे काम करेगा मैग्नीशियम और कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास फिजियोलॉजी जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। अब फिजियोलॉजी के बाद जो है वो हम फार्माकोलॉजी की तरफ आते हैं कि ड्रग्स इन पे वर्क कैसे करते हैं। तो लूप डाययूरेटिक्स जो है वो हमारे पास मैसिव डाययूरेसिस प्रोड्यूस कराते हैं। लाइक पीछे हमने देखा था, तो उसमें क्या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल थी, उसकी जो हमारे पास थे ड्रग्स थी वो हमारे पास माइल्ड डाययूरेसिस प्रोड्यूस कराती थी, लेकिन ये हमारे पास क्या है, मैसिव डाययूरेसिस प्रोड्यूस करा रहे हैं। और ये क्या करते हैं, इनका स्पेशल वर्क है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे। ये जो है वो डिसेंडिंग को नहीं कर रहे कंट्रीब्यूट, लेकिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे वर्क करते हैं। और इनकी एग्जांपल्स क्या आ जाती हैं, हमारे पास फ्यूरोसामाइड है, इथाक्राइनिक एसिड है। अब जो हमारे पास जो है इनमें एक क्लासेस आ जाती है लाइक केमिस्ट्री टाइप, इनमें हम केमिस्ट्री तो डिस्कस नहीं करते, लेकिन इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। लाइक सल्फोनामाइड हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं, उनमें कौन कौन से डेरिवेटिव्स हैं, हमारे पास फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटेनाइड और टॉर्सीमाइड। अब ये जो तीन हैं ये हमारे पास फ्यूरोसामाइड, ब्यूमेटेनाइड और टॉर्सीमाइड, ये हमारे पास सल्फोनेमाइड डेरिवेटिव्स हैं। लाइक इनमें सल्फोनेमाइड न्यूक्लियस होता है, लेकिन जो पेशेंट्स जो होते हैं एलर्जिक होते हैं सल्फोनेमाइड से, अब उनको इन तीनों में तो हम कोई ड्रग नहीं दे सकते, तो हमारे पास जो है वो एक फोर्थ ड्रग है लाइक ये इथाक्राइनिक एसिड। ये हमारे पास क्या है, उसमें जो है वो सल्फोनामाइड डेरिवेटिव नहीं है, उसमें कौन सा वो किसका डेरिवेटिव है, वो है फिनोएसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है। तो ये तीन जो हैं टॉर्सीमाइड, ब्यूटिमेनाइड और टॉर्सीमाइड जो है वो हमारे पास सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स हैं। और जो पेशेंट जो हैं सल्फोनामाइड से एलर्जिक हैं उनको हम इथाक्राइनिक एसिड प्रिस्क्राइब करते हैं। वो कौन सा डेरिवेटिव है, फिनऑक्साइड एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। अब इसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, इसके बाद हमारे पास एक और क्लास है ऑर्गेनिक मर्क्यूरियल डेरिवेटिक्स की। अब ये डेरिवेटिक्स जो हैं इनहिबिट करते हैं साल्ट की ट्रांसपोर्ट को, लेकिन ये जो है वो नो लॉन्गर अब यूज़ नहीं होते क्योंकि इनकी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है। अब ये हो गई हमारे पास इनकी एग्जांपल्स। अब हम आ जाते हैं मैकेनिज्म पे। अब इनका मैकेनिज्म क्या है कि सिंपल सी इनका अब हम देख लेते हैं कि इनको ब्लॉक करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इस ट्रांसपोर्ट को हमने ब्लॉक करना है। अब इस ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या है कि हमारे पास सारा मैकेनिज्म जो है वो इनहिबिट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे, दिस विल ब्लॉक NaCl2 एंड इनहिबिट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड। अब ये क्या करेंगे, जब इनकी रीअब्जॉर्प्शन स्टॉप हो जाएगी तो जो हमारे पास आयन बैलेंस इम्बैलेंस हो रहा था, जो भी हमारे पास डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही थी, तो वो नहीं होगी। और जो आयन्स हैं हमारे पास वो हमारे पास ल्यूमिन में ही रिटेन रहेंगे और यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। अब ये जहाँ पे कौन से सोडियम है, पोटाशियम है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इनके साथ ही हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास पोर्शन आता है डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल का, वहाँ पे हमारे पास और भी पोटाशियम आ जाती है और हाइड्रोजन आयंस भी आ जाते हैं। तो ये सारे मिलके जो है वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं।
अब ये क्या है, अब इन ट्रांसपोर्टर्स, अब ये जो है हमारे पास डायरेक्ट मैकेनिज्म हो गया है, जिसमें जो है वो हमारे पास हम ट्रांसपोर्टर्स को ब्लॉक करते हैं, इन ट्रांसपोर्टर्स को। लेकिन इनका जो है वो लूप डायरेटिक्स का एक हमारे पास इनडायरेक्ट मैकेनिज्म भी है। हम इनडायरेक्ट मैकेनिज्म में क्या करते हैं कि ये हमारे पास कोक्स एंजाइम की सिंथेसिस को इंक्रीज कर देते हैं। अब कोक्स एंजाइम की सिंथेसिस को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, वो हमारे पास एरिकाडोनिक एसिड है हमारे पास, जो कि हमारे पास फास्फोलिपिड हमारे पास जो मेम्ब्रेन है हमारी उसमें प्रेजेंट होता है, एस्टेरिफाइड में प्रेजेंट होता है, और इससे जो है वो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं, जो कि कोक्स एंजाइम जो है वो कैटालाइज करता है रिएक्शंस को। अब बेसिकली जो है हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन A2 प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारे पास वेजोडाइलेटर इन नेचर है। वैसे तो हर मेम्ब्रेन ही डायलेट होती है, लेकिन जो हमारे पास रीनल आर्टरीज हैं वो भी हमारे पास डायलेट होंगी। उनके डायलेट होने से क्या होगा कि हमारे पास ज़्यादा जो ब्लड है वो एंटर होगा रीनल कार्पसल्स में फिल्ट्रेशन के लिए, और ज़्यादा हमारे पास फिल्ट्रेट प्रेजेंट प्रोड्यूस होगा। फिल्ट्रेट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास यूरिन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और ज़्यादा डाययूरेसिस हमारे पास प्रोड्यूस होगा। ये हो गया हमारे पास इनडायरेक्ट एक्शन इनका। अब इसके अलावा क्या है, ड्रग इंटरेक्शंस भी आ जाती हैं। अब जो हमारे पास एनेस्थेटिक्स हैं लाइक एनेसिड्स हैं हमारे पास, वो हम देंगे तो इनके मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस आएगा, क्या एक्शन प्रोड्यूस होगा। अब जो हमारे पास एनेस्थेटिक्स होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, वो हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स को डिक्रीज कर देते हैं, उनकी सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं। अब जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारे पास ब्लॉक हो जाएंगे तो हमारे पास लिवर भी डैमेज होगा हमारा, और हमारे पास स्टमक भी डैमेज होगा। जैसे हम कहते हैं कि जितने भी हमारे पास पेन किलर्स हैं, एंटीबायोटिक्स पेन किलर्स हैं हमारे पास, उनको लिए तो हमारा स्टमक भी डिस्टर्ब हो जाता है और लिवर भी डिस्टर्ब हो जाता है। वो क्यों डिस्टर्ब होता है, क्योंकि हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं प्रोड्यूस होते। अब आपको पता है, जैसे हम स्टमक में देख लें तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का क्या वर्क होता है कि ये हमारे पास बाइकार्बोनेटाइंस है और म्यूकस की प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। अब जब म्यूकस ही नहीं प्रोड्यूस होगा तो स्टमक में जो है वो उसकी प्रोटीन लेयर जो है वो डैमेज होगी और हमारे पास अल्सर काज होगा। और इसी तरह हमारे पास लिवर में भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स अगर प्रोड्यूस नहीं होंगे तो लिवर भी डैमेज हो जाएगा। अब इसके अलावा आ जाते हैं लूप डायरेटिक्स की एक्शंस की तरफ। अभी क्या सबसे पहले इनका एक्शन क्या है, इनहिबिट करते हैं रीएब्जॉर्प्शन को। किसकी एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं, सोडियम की भी, पोटाशियम की भी, कैल्शियम की भी, मैग्नीशियम की भी और कैल्शियम की भी। एक आ गया इनहिबिट करते हैं रीएब्जॉर्प्शन को, दूसरा क्या आ गया, प्रमोट इंक्रीज डाययूरेसिस। ये तो इनका जिस काम के लिए यूज किया जा रहा है वो क्या है कि इंक्रीज करते हैं डाययूरेसिस को, कॉजेज वेजोडाइलेशन, जो कि हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन के वर्क की वजह से आ रहा है। द लूप डायरेटिक्स एक्ट प्रॉम्प्टली इवन अमंग हु हैव पुअर रीनल फंक्शन और हैव नॉट रिस्पॉन्डेड टू थायराइड्स और अदर डायरेटिक्स। अब जो हमारे पास जो लूप डायरेटिक्स हैं वो हमारे पास एक मैसिव प्रोड्यूस करते हैं डायरेसिस, और ये जो है वो हमारे पास लिवर को ज़्यादा डैमेज नहीं करते। तो जो पेशेंट्स हमारे पास जिनका रीनल फंक्शन पुअर है तो हम उनको जो है वो लूप डायरेटिक्स देते हैं। लूप डायरेटिक्स जो है वो हमारे पास ज़्यादा बेटर ऑप्शन होते हैं। अब इसके के बाद क्या है, इंक्रीज कैल्शियम कंटेंट ऑफ यूरिन हाइपरकैल्सीमिया। अब ये जो है हमने पीछे भी हमने इसके थेराप्यूटिक यूजेस में देखा था कि जो हमारे पास जब कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है, हाइपरकैलीमिया हो जाता है, तो हम स्पेसिफिकली लूप डायरेटिक्स को यूज़ करते हैं इसकी अमाउंट को कम करने के लिए। फिर उसके बाद आ जाता है हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया क्या है, हमारे पास जो है वो पोटाशियम की जो है अमाउंट कम हो जाती है और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होता है। अब इसके बाद क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स है। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या है कि फुरोसमाइड का जो हमारे पास काम करने का टाइम है वो हमारे पास है 2 to 3 आवर, और टोर्सिमाइड है 4 to 6 आवर। लेकिन हम ज़्यादा क्या प्रेस्क्राइब करते हैं फुरोसमाइड, क्योंकि ये हमारे पास ज़्यादा बेनिफिशियल है और इनकी हाफ लाइफ क्या है, रीनल फंक्शन पे डिपेंड करती है। इसके बाद होते हैं हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स। एडवर्स इफेक्ट्स में क्या है, हाइपोकैलीमिया, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अब हाइपोकैलीमिया कैसे कॉज होता है, अब आपको मैंने बताया कि एक तो यहाँ से हमारे पास पोटाशियम जो है वो डिप्लीशन हो रही है, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल का जो पोर्शन है उसमें भी हमारे पास पोटाशियम डिप्लीट हो रही है। तो ज़्यादा जब पोटाशियम जो है वो डिप्लीशन होगी तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कैल्शियम की अमाउंट कम हो जाएगी और हाइपोकैलीमिया हो जाएगा। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है वहाँ पे हाइड्रोजन भी की भी डिप्लीशन होती है। जब हाइड्रोजन की डिप्लीशन हो जाती है ज़्यादा तो हमारे पास पीएच जो है वो इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास अल्कलोसिस हो सकता है। अब ये क्या है, हाइपोकैलीमिया, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ओटो टॉक्सिसिटी, अब हमारे पास हेयरिंग इशू आ जाता है। हेयरिंग इशू किसके साथ एसोसिएटेड है,
हमारे पास सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स के साथ। लेकिन हम जब इथाकराइनिक एसिड यूज़ करेंगे तो हमारे पास हीयरिंग इशू नहीं होगा। उसके बाद है हाइपरयूरिसीमिया। हाइपरयूरिसीमिया में क्या है कि जब हमारे पास इन लूप डायरेटिक्स ने वर्क करके एक्सक्रीट आउट होना होता है तो वहाँ पे एक टाइप का कंपटीशन आ जाता है कि पहले यूरिन एक्सक्रीट आउट होगा या फिर हमारे पास ड्रग एक्सक्रीट आउट होगी। तो हमारे पास इसमें कौन सा कंपटीशन में विन कौन करता है? यूजुअली ड्रग, और जो ड्रग है वो हमारे पास पहले लीव आउट कर जाती है, और जो हमारे पास हमारा यूरिन है वो वापस से हमारे ब्लड में आ जाता है, ब्लड में नहीं बल्कि रिटर्न हो जाता है। तो उसकी वजह से हाइपरयूरिसीमिया कॉज होता है। जब हम इसको ज़्यादा लूप डायरेटिक्स ज़्यादा टाइम के लिए कंसिस्टेंसी से यूज़ करेंगे तो हमारे पास यूरिन को जो है वो स्पेस नहीं मिलेगी एक्सक्रीट होने की और हमारे पास हाइपरयूरिसीमिया क्रिएट हो जाएगा। लेकिन हमारे पास एक क्लास है इथाकराइनिक एसिड की जो कि हमारे पास क्या है वो हाइपरयूरिसीमिया कॉज नहीं करती है, क्योंकि जिन ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू जो है वो यूरिन वापस रिटर्न होता है वो उनको ब्लॉक करती है और यूरिन को चांस देती है कि वो पहले एक्सक्रीट आउट हो और ड्रग बाद में एक्सक्रीट आउट हो, जिसकी वजह से हमें हाइपरयूरिसीमिया कॉज नहीं होता। के पॉजिटिव डिप्लीशन वही हाइपोकैलीमिया, और उसके बाद एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं। ये हमारे पास हो गया लूप डायरेटिक्स का टॉपिक आज कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो नेक्स्ट सेक्शन को डिस्कस करेंगे।